Let's talk about self-inductance. ठीक है, देखो हमारे क्या पास क्या है, जैसे पहले लिखते हैं, when current through a coil changes, then magnetic field produced by that coil and hence flux link with coil also changes. ठीक है, ये भी चेंज होता है, एंड इफ दैट इज द केस, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. दिस phenomenon is called as self inductance. खुद का करंट चेंज होने के कारण खुद में ईएमएफ इंड्यूस्ड होना. ठीक है, एक्चुअली हम देखेंगे कि ये सेल्फ इंडक्टेंस इस प्रकार से होता है कि ये इस जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उस फ्लक्स को वो अपोज करेगा. मतलब अगर करंट कम हो रहा है तो ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स ऐसे जनरेट होगा कि करंट कम होगा. ठीक है, इट मीन्स ये काइंड ऑफ इनर्शिया जैसा काम करता है. कैसे, ये देखते हैं. सिर्फ इतना पार्ट तो ध्यान में क्लियर, ध्यान में आया कि किसी कॉइल का खुद का करंट चेंज होने के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. सो खुद के चेंज के कारण खुद में हुआ इंड्यूस्ड हुआ हुआ करंट, इसको हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमें पता है इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, so total flux link will be n phi. अब ये फ्लक्स किसके कारण है, तो ये फ्लक्स उसमें ही जो करंट है उसके कारण ये फ्लक्स रहने वाला है. तो हमारा रिलेशन बन गया n phi is proportional to I. n phi is proportional to I. ठीक है, सो अब देखो यहां पर हमारा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, दैट विल बी L into I, where L is सेल्फ इंडक्टेंस. M जो था दैट वाज म्यूचुअल इंडक्टेंस, L जो है ये है सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, सो अब देखो, अब जरा इसको जरा ठीक से समझ लेते हैं. कोई एक कॉइल है, जस्ट एक मिनट. हाँ,
सो देखो, ये कोई हमारे पास एक कॉइल है, ये इसके ये टर्न्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो ऑब्वियसली फ्लक्स रहेगा। कितना रहेगा फ्लक्स? सो आप कह सकते हो टोटल फ्लक्स इन फाई विल बी एन इंटू बी डॉट ए। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी एन इंटू एल। बी इसके कारण रहने वाली है म्यू नॉट एन इंटू आई, और एरिया रहेगा पाई इंटू आर का स्क्वायर। इसलिए आप इसे लिखोगे म्यू नॉट एन इंटू एन विल बी एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। म्यू नॉट आ गया, एन इंटू एन एन स्क्वायर आ गए, पाई आर स्क्वायर आ गया, एल आ गया इंटू आई। सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ, बट एन फाई मतलब क्या होता है? अभी हमने लिखा एन फाई इक्वल टू एल आई, देयरफॉर एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्या सही है? दिस इज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आप इसे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इस प्रकार से भी लिख सकते हो। हाँ, अब इफ अगर इसके इनसाइड कोई दूसरा मटेरियल है जिसकी परमियाबिलिटी है म्यू, ठीक है, वेयर म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो आप लिखोगे सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वेयर ए इंटू एल। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब हमें ये भी पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी डी टी ऑफ एन फाई। यह आ जाएगा माइनस डी डी टी ऑफ एल आई, और एल अगर कांस्टेंट है तो यह आ जाएगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। क्या सही है? दिस विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई इक्वल टू माइनस एल, एल है सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी। अगेन इस रिलेशन से हमें यह भी ध्यान में आ रहा है
सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? ALN, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किस पर डिपेंड करेगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या सही है क्या? अब देखो, एक चीज हमें और ध्यान में आनी चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ए माइनस ऑफ L di/dt। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ऐसा हो रहा है, हमें लेंज लॉ पता है। लेंज लॉ ने क्या कहा था? देखो, मैं इस डायग्राम को इधर निकालता हूँ और फिर इसको डिस्कस करते हैं। सो देखो, जो इंड्यूस करंट रहेगा, हमें पता है लेंज लॉ ने क्या कहा था? इंड्यूस करंट because of induced EMF is such that it produces it opposes change in magnetic flux responsible for it। तो अब देखो, इसको जरा समझ लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनॉन है। ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से रहेगी? अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगी। अब अगर इफ करंट इज डिक्रीजिंग, देखो, हाँ, इफ करंट इज डिक्रीजिंग, करंट कम हो रहा है, ठीक है। सो फ्लक्स which is equal to B dot A, which is equal to mu naught
एन आई इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें से सिर्फ एक ही चीज चेंज हो सकती है, विच इज करंट, बाकी तो ज्योमेट्री है। सो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब ये फ्लक्स कम हो रहा है, इंड्यूस करंट विल ट्राई induce current will try to increase the flux। और फ्लक्स इंक्रीज करना है तो इंड्यूस करंट ने फ्लो कैसे होना चाहिए, उसको इस डायरेक्शन का फ्लक्स इंक्रीज करना है। सो इंड्यूस करंट ये सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही रहेगी। क्या सही है क्या? इसलिए ये माइनस साइन आया है। डी आई करंट कम हो रहा है तो डी आई की वैल्यू निगेटिव रहेगी, माइनस इंटू माइनस प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ ये इस प्रकार से रहेगा कि इंड्यूस करंट एग्जिस्टिंग करंट के डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब इंड्यूस करंट ये जो करंट हमारा कम हो रहा है इसको कम होने से रोकेगा। इज इट सिमिलर टू इनर्शिया? इट रेजिस्ट चेंज। करंट कम हो रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ये करंट के चेंज को रोक रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ इनर्शिया। जैसे हमारे मैकेनिक्स में मास ये इनर्शिया का रोल प्ले करता है, वैसे ये एल इनर्शिया का रोल प्ले करेगा। अब देखो दूसरी साइड देखते हैं। इफ करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीज हो रहा है, सो ऑब्वियसली फाई बढ़ेगा। करंट बढ़ रहा है तो फाई बढ़ेगा, मतलब इस प्रकार की फील्ड लाइंस बढ़ेगी। करंट बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, मतलब इस प्रकार की फील्ड लाइंस बढ़ेगी। सो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, इंड्यूस करंट ये अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगा। इंड्यूस करंट ये अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगा, सो अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट होगा। और इस केस में ये डायरेक्शन इस प्रकार से अपोजिट रहेगी। सो इंड्यूस करंट ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट कर रहा है। सो इंड्यूस करंट ने जनरेट किया हुआ फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, सो नेट चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो रहे। और इस प्रकार से इंड्यूस करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट को बढ़ने से ये रोक रहा है। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज बेसिकली विल रेजिस्ट चेंज इन करंट। अब यहाँ पर फिर से देखो, डी आई पॉजिटिव तो ये फैक्टर निगेटिव आएगा। ये ईएमएफ इस प्रकार से रहेगा कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो। सो इस प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस ये इनर्शिया का जो काम है टू रेजिस्ट चेंज, टेंडेंसी टू मेंटेन इट स्टेट, वैसे इंडक्टेंस के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण करंट का चेंज ये रोकने की कोशिश सेल्फ इंडक्टेंस करेगा। क्या आया क्या ध्यान में? करंट कम हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार से रहेगा कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो। अगर करंट बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस प्रकार से रहेगा कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो। एंड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये हर कॉइल के साथ एसोसिएटेड रहेगा।
कोई भी कॉइल के अक्रॉस का करंट ये चेंज होने की कोशिश करता है तो वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस 110% प्रेजेंट है। ठीक है, सो देखो इसलिए हम लिखते हैं thus self inductance resist change in current in coil. It plays role of inertia. Self inductance is electrical analog of mass in mechanics. मैकेनिक्स में जो मास है वो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस प्ले करने वाला है। क्या सही है? सो अब देखो hence induced EMF in coil is also called as back EMF. To overcome this back EMF, which is resisting change in current, work needs to be done and this work is stored as magnetic potential energy of coil. सो देखो इसको जरा समझ लेते हैं। एक सेकंड ना, ये मेरे पास कोई कॉइल है, इनिशियली करंट जीरो है, बिल्कुल करंट नहीं है। अब हम इसे एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और अब करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी। अब करंट 0 टू I बढ़ रहा है, ठीक है, करंट 0 टू I बढ़ रहा है। अब करंट इस प्रकार से बढ़ेगा, करंट 0 से I होने वाला है, सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एस्टेब्लिश होगी। मतलब पहले जो फ्लक्स जीरो था वो फ्लक्स जीरो से कुछ तो फाई बनने वाला है। अब जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, ये फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। मतलब फ्लक्स किसके कारण जनरेट हो रहा है, ये करंट एस्टेब्लिश होने के कारण। तो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, देखो पहले जीरो करंट है, फ्लक्स जीरो,
अब जैसे ही करंट आई होगा ये फ्लक्स फाई हो जाएगा। सो फ्लक्स चेंज हो रहा है 0 to 5। अब ये इंड्यूस करंट ऐसा रहेगा कि ये -5 इतना फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट करने की कोशिश करेगा। अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स जनरेट करने के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का काम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब बैक ईएमएफ करने वाला है। ठीक है। अब ये जो बैक ईएमएफ एस्टेब्लिश हो रहा है इसके कारण ये अपोजिट डायरेक्शन का करंट आएगा सो दैट नेट फ्लक्स 0 रहे। तो इस अपोजिंग ईएमएफ के अगेंस्ट आपको करंट बढ़ाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क विल बी इक्वल टू, या मैं ऐसा कहूंगा आपको वर्क करना पड़ेगा और पावर खर्चा करनी पड़ेगी। एंड दिस पावर जो खर्चा की है आपने विल बी dw/dt और ये रहेगी हमारा बैक ईएमएफ इनटू करंट। क्या सही है क्या? बट हमारा ईएमएफ क्या है? हमारा ईएमएफ है -L di/dt इंटू, मैग्नीट्यूड लिया है तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली टेक Li di/dt। dt चला गया तो आप यहां पर लिखोगे सर dw इक्वल टू Li di। ठीक है। और टोटल वर्क निकालना होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ dw इक्वल टू Li di। और ये टोटल वर्क आ जाएगा, फिर L कांस्टेंट है, इंटीग्रल I di विल बी I²/2। इसको आप सेपरेटली लिखोगे हाफ। सो इस प्रकार से आपको ये करंट I एस्टेब्लिश करने के लिए हाफ Li² इतना वर्क करना पड़ेगा। हाफ Li², ये आपका वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर्ड होने वाला है। दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। और यही एनर्जी जब ये करंट कम होगा, ये करंट कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करने वाला है, करंट को कम होने से रोकेगा। तो उस केस में जो ईएमएफ रहेगा, उस केस में जो ईएमएफ है, उस केस में जो एनर्जी जरूरी है वो ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी काम में आएगी, वो इसको करंट को कम होने से रोकेगी। और फिर एग्जिस्टिंग डायरेक्शन में जो करंट है उस डायरेक्शन में ये स्टोर्ड एनर्जी करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी और इट विल अपोज I से 0 वाला चेंज। क्या सही है? सो देयरफॉर form of magnetic potential energy, which will be given by half Li²। अगर आपको थोड़ा सा याद आएगा तो दिस इज वेरी सिमिलर टू हाफ mv²। ठीक है। एंड आपको पता है के एंड पी आर कन्वर्टिबल। सो जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैग्नीट्यूड वाइज दोज आर सेम, वैसी ये हाफ Li² इतनी एनर्जी है।
अब देखो, एक चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए। इन जनरल हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में मॉर्निंग के क्लास में जब बात कर रहे थे, तो एक कोई दूसरे कॉइल में करंट चेंज होने के कारण पहले में जो इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है। सो देखो, जब दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वहां पर करंट एस्टेब्लिश होगा, तो ऑब्वियसली करंट चेंज हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस तो रहेगा ही। सो व्हेनेवर देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस वहां पर ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगा। आया क्या ध्यान में? ठीक है। और फिर ऐसे केस में हम कहेंगे flux link with coil 1 is because of self inductance, because of change in current of I1 plus mutual inductance of 1 with respect to 2 because of current in 2. So इसको आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसा भी कह सकते हो। और फिर अब इंड्यूस टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आप दोगे माइनस ऑफ M11 di1 अपॉन dt माइनस M12 di2 अपॉन dt। क्या सही है? द सेम रिलेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ L। मतलब मैं ऐसा करता हूं ना, और यहाँ पर रखूंगा E1 इक्वल टू माइनस एल di1 अपॉन dt माइनस M12 di2 अपॉन dt। दोनों एक ही चीज है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जब रहेगा तब सेल्फ इंडक्टेंस 110% रहने ही वाला है। अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर कोई दो कॉइल्स अगर हमारे पास है, ठीक है, इन सच केस we calculate coefficient of coupling। और ये दिया जाएगा m इक्वल टू k टाइम्स
अंडर रूट L1 L2, L1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 1, L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2, ठीक है, एंड K इज कॉल्ड एज कपलिंग फैक्टर. फॉर आइडियल कपलिंग K इक्वल टू 1, मतलब पहले का पूरा फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम रहेगा अंडर अंडर रूट L1 L2. इन केस ऑफ रियल कपलिंग K की वैल्यू 0 या 1 के बीच में रहेगी और M की वैल्यू आ जाएगी K अंडर रूट L1 L2, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है विच इज अबाउट जनरेटर. देखो बहुत आसान है ये पार्ट, और ये पार्ट एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत भी है. So, देखो शॉर्ट में मैं आपको इसे बताता हूं. मेरे पास ये दो मैग्नेटिक पोल है, ठीक है, और ये दूसरा पोल यहाँ पर है. ठीक है, इसको जरा दिखाना होगा तो अपन ऐसे दिखा सकते हैं. ठीक है, ये कोई दो कॉइल है हमारे पास, दो मैग्नेटिक पोल है. दिस इज नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है. अब इसके बीच में हमने कोई एक कॉइल रख दिया, और यहाँ पर हमारा एक्सेल रहेगा. ये इस प्रकार से यहाँ पर स्लिप रिंग्स रहेगी. याद आ गई डायग्राम, कहीं तो पढ़ी थी बचपन में. और इसके साथ ये ब्रश रहेंगे.
ये हमारा आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी कंटिन्यूअसली, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लक्स रहेगा पाई इक्वल टू बी डॉट ए। और अभी हमें पता है अगर ये कॉइल यहाँ पर रोटेट होता है तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स विल बी n फाई, दैट इज n b डॉट a। सो ये अगर रोटेट होते रहेगा तो अब देखो, हाँ, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ये एरिया वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे रहेगी। सो ये एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होगा अगर कॉइल रोटेट हो रहा है तो। सो ऐसे केस में आप इंड्यूस्ड ईएमएफ देते हो फैराडे के लॉ से, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा एन डी डी टी ऑफ बी डॉट ए, दैट इज एन डी डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। अब देखो ये बी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक पोल फिक्स है, एरिया ये कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ सिर्फ थीटा एंगल चेंज होने वाला है, डी डी टी ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है, इट इज माइनस साइन थीटा। और ये ईएमएफ आ जाएगा, देखो अब थीटा ये टाइम का डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एन बी ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, बट डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा। सो ये बन गया ओमेगा एन बी ए साइन थीटा मतलब ओमेगा टी। सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। अब आपको शायद से ध्यान में आएगा, सर ये साइन थीटा की वैल्यू +1 एंड -1 के बीच में वेरी होती है, ये 0 रहेगी, उल्टा हो गया। थीटा 0 साइन थीटा 0, थीटा 90 साइन थीटा 1, थीटा 180 साइन थीटा 0, साइन 270 ये वैल्यू -1, साइन 360 अगेन 0, 90 फिर से 1। सो इस प्रकार से +1 से -1 के बीच में ये वैल्यू वेरी होती रहेगी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी वेरिंग बिटवीन प्लस माइनस ओमेगा एन बी ए। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से ये ईएमएफ वेरी होता रहता है, इसलिए इसको एसी जनरेटर कहते हैं। क्या आया क्या ध्यान में? मैग्नेटिक पोल, इसके बीच में कॉइल, समहाउ आपको इस जनरेटर को चलाने के लिए इसको रोटेट करना है। एक्सेल रोटेट हुआ तो एक्सेल के साथ ये स्लिप रिंग्स एंड ये कॉइल ये रोटेट होने वाला है। कॉइल रोटेट हो गया तो ये एंगल चेंज होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, जब ये कॉइल वर्टिकल हो जाएगा तब ये एंगल 0 हो जाएगा। मतलब कैसे? मतलब ये वाली कंडीशन। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ये एंगल 0 हो गया, फिर नीचे जाएगा एंगल 180 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये एंगल कंटिन्यूअसली बदलते रहेगा जब कॉइल रोटेट होते रहेगा तब। सो इस प्रकार से यहाँ पर जनरेट होने वाला ईएमएफ ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ या
वैरिंग ईएमएफ रहने वाला है, इसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको एसी जनरेटर कहा जाता है। क्या सही है? अब इस रिलेशन से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है।